पिछले में अमीनो एसिड हो गया था, प्रोटीन आपका कंप्लीट हो गया था, जिसमें आपको बताए थे कि अमीनो एसिड बेसिकली प्रोटीन का स्मॉलर यूनिट होता है, ठीक है। और आप प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, पूरी बॉडी का जो मेंटेनेंस का जिम्मेदारी होती है वो आपका प्रोटीन के पास होता है, और जो उसके स्मॉलर यूनिट है वो आपका अमीनो एसिड है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है आपका नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में क्या है, ये आपकी बॉडी के लिए जरूरी है लेकिन ये आपकी बॉडी में बनता नहीं है, तो आपको बाहर से डाइट में लेना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है लेकिन वो आपकी बॉडी में बनते हैं, तो उनको आपको डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 20 अमीनो एसिड होते हैं जिनमें से आपके पास 10 एसेंशियल होते हैं और 10 आपके नॉन एसेंशियल होते हैं। अमीनो एसिड का ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, शायद बुक में दिया है, ठीक है, दिया बुक में से, नोट्स में नहीं होगा। ये अमीनो एसिड का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब आप समझो, पहले जैसे आपने कहा अमीनो एसिड, तो अमीनो में आपका NH2 हो गया आपका एमीन ग्रुप और COH हो गया आपका एसिड। अब होता क्या है कि ये इतना हिस्सा तो कॉमन रहता है, ये जो एक बॉक्स कार्बन की जो एक वैलेंसी है यही बार बार चेंज होती है, कार्बन का यही एक वैलेंसी आप चेंज करते जाइए, आप इस पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आप ऐड करते जाइए, आपको अपना एक अमीनो एसिड मिलता जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ H कर देते हो तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मिलता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन, ठीक है। आपका जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें आपका 20 अमीनो एसिड प्रोटीन के नाम का हेडिंग है आपके पास, उसमें उन्होंने 20 अमीनो एसिड को पूरा समझा दिया है। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, स्टार वाले उन्होंने जो 20 में है उनमें से उन्होंने कुछ को स्टार कर दिया है, तो जो स्टार कर दिया है वो आपके है एसेंशियल वाले, और जो विदाउट स्टार है वो वाले है आपके नॉन एसेंशियल। तो मैं मार्क करवा दे रहा हूँ, थर्ड दैट इज वैलीन, फोर्थ दैट इज ल्यूसीन, फिफ्थ दैट इज आइसोल्यूसीन, सिक्स्थ दैट इज आर्जिनिन, सेवेंथ दैट इज लाइसीन, 12th दैट इज थ्रियोनिन, उसके बाद 15 मेथियोनिन, 16 फेनिलएनिलीन और 18 ट्रिप्टोफैन, 19 हिस्टिडीन। ये 10 ऐसे हैं जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है, बाकी इनको छोड़ के जो सारे हैं वो नॉन एसेंशियल हैं। आप चार्ट ध्यान से देखो तो चार्ट में आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास एरोमेटिक बेंजीन खुद लगा है उसमें, तो आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास बेंजीन एज अ ब्रांच यूज किया गया है, ठीक है। तो एक तो आपका 15वें नंबर का है मेथियोनिन, मार्क कर लो कि मेथियोनिन मेथियोनिन नहीं, उसके नीचे सॉरी फेनिलएनिलीन 16th वाले के पास बेंजीन है, उसके पास बेंजीन है। 17th टायरोसिन, उसके पास भी बेंजीन है। 18th के बाद तो 2 रिंग दिख रही है आपको, ट्रिप्टोफैन उसके पास भी है, हिस्टिडीन के पास भी आपका बेंजीन, मतलब इन लोग के पास साइक्लिक रिंग है। तो पूछेगा कि किस किस अमीनो एसिड के पास साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, 20 में से कौन कौन से ऐसे हैं जो साइक्लिक प्रेजेंट है। तो पहले क्वेश्चन ये फ्रेम करेंगे, दूसरा एज इट इज वो आपसे एसेंशियल के नाम पूछेंगे, तीसरा क्वेश्चन एज इट इज वो नॉन एसेंशियल के नाम पूछेंगे, उसके बाद ये फिर बेंजीन वाला पूछ लेंगे, बहुत पूछना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी इनका लेटर किससे एनसीईआरटी ने थोड़ा 3 सिंबल लेके वो लेटर भी डिनोट किया है और 1 लेटर कोड भी दे दिया है इन्होंने। तो एक बार ये चार्ट पढ़ के आप पेपर में जाइएगा, क्योंकि वो 3 लेटर का हो सकता हो पेपर में आपको दे दे कि ए किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, आर किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, पी किस को कोड कर रहा है, तो हो सकता हो ये पूछ ले। तो चार्ट में दिया है, एक बार ये चार्ट पढ़ के जाइएगा एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। या आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड है जो एरोमेटिक है, तो वो एरोमेटिक आपका 16th है, 17th है और 18th है। 16, 17, 18 ये 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एरोमेटिक है, जिनके अंदर बेंजीन प्रेजेंट है। तो ये आपसे पूछना होगा, तो ये पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। बाकी यही आपका चेंज होता है, यही दोनों ग्रुप आप बात देखो, NH2 और COH तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके अलावा इन्हीं दोनों को बार बार आप चेंज करिए, अलग अलग ग्रुप आप लेते जाइए, आपका एक अमीनो एसिड आपको मिलता जाएगा, ठीक। चल, उसके बाद है आपका अमीनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमीनो एसिड आपका जनरली कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। Amino acid are water soluble and have high melting point and behaves like a salt. Amino acid water soluble है, obvious water soluble होगा क्योंकि acidic property रखा है, और जो acidic property होते हैं वो water में soluble होते हैं, ठीक। ये common sense वाली बात हो गई। इन जुटर आयनिक, अब इसमें लिखा है जुटर आयनिक, पहले तो समझ लीजिए जुटर आयन क्या होता है। आपके पास क्लास 11th की बायो में ये समझाया जाता था, फेमस था ये
ज्विटर आयन। तो पहले ये क्लियर कर लो, ज्विटर आयन का मतलब होता है जैसे आप नॉर्मली देखे हो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड पर एक टाइम पे या तो उसके पास पॉजिटिव होता है या तो एक टाइम पे उसके पास नेगेटिव होता है। जैसे Na है तो उसके एक टाइम पर Na प्लस ही होगा, Cl है तो उसका एक टाइम पे उसके पास माइनस ही होगा, मतलब एक टाइम पे। अगर किसी कंपाउंड के पास एक ही टाइम पे प्लस भी है और उसी टाइम पे उसके पास माइनस भी है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं ज्विटर आयन। जैसे इसी में ही प्रेजेंट होता है, जैसे इसमें क्या होता है आपका जो COH, देखो अगर H आपका थोड़ा सा इस बना लो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा होती है तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो है ये यहां से, यही हाइड्रोजन यहां से निकल के आएगा। हाइड्रोजन पर प्लस होने का क्या मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसको कहीं और नहीं जाएगा। उसी के खानदान में देखो बगल में कौन बैठा है, नाइट्रोजन, और हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो यही हाइड्रोजन कहीं और नहीं जाएगा, वो इन्हीं के पास आएगा और इन्हीं से अटैच हो जाएगा। तो ये NH2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH3 में। और नाइट्रोजन इस समय करंटली नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया, करंटली नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया, 4 बना लिया। और जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तुरंत नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव देना होता है। अब आप देखो एक ही उसी कंपाउंड के अंदर एक तरफ नेगेटिव हो गया और उसी कंपाउंड में एक तरफ पॉजिटिव हो गया। अगर सिंगल कंपाउंड पे एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेबल है या एक साथ दोनों प्रेजेंट है तो ऐसे आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ये फिर रेजोनेंस वाला कंडीशन याद है ना, रेजोनेंस में स्ट्रक्चर चेंज होता है तो थोड़ी देर के बाद वो वापस चला जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में है। तो वही दिखा है, in ज्विटर आयन form amino acid so amphoteric behavior as they react with acid and base। जो आपका अमीनो एसिड होता है जब वो अपने ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है तो एम्फोटेरिक हो जाता है। एम्फोटेरिक का मतलब है दे कैन रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस। जब इनके सामने एसिड होगा तो ये बेस बन जाएंगे और जब बेस होगा तो ये एसिड बन जाएंगे। लेकिन अमीनो एसिड एम्फोटेरिक होगा तब जब अमीनो एसिड किस फॉर्म में होगा, ज्विटर में होगा, तभी ये एम्फोटेरिक बनेगा। इसमें नहीं है तो वो एम्फोटेरिक भी नहीं बन सकता। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका एंजाइम। कुछ चीजें हैं अभी उसको बुक से क्लियर करानी है, उसको बुक से करा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंजाइम। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा था अभी केमिकल काइनेटिक्स, तो लास्ट पोर्शन आपने पढ़ा था किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाहर से कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को और रेट को बढ़ा देता है। आपने चार्ट भी उसका ग्राफ ड्रॉ किया था। तो किसी भी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए जैसे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, और कैटलिस्ट का काम होता है बिना खुद कंज्यूम हुए उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। सेम ऐसे ही एंजाइम भी एक तरीके का कैटलिस्ट है, बट वो एक्चुअल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। एंजाइम कभी भी आप केमिकल में यूज नहीं कर सकते। मतलब एंजाइम अगर किसी ने बोला आपसे तो एंजाइम का मतलब है वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर ही काम करेगा, वो आप बाहर नहीं करवा सकते कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें आपने एंजाइम डाल दिया। और नहीं, एंजाइम जब एंजाइम के काम करने की जगह है, सबके काम करने की जगह है। नर्सरी क्लास के बच्चे को आप बीएससी क्लास में नहीं बैठा सकते, वो वहां काम नहीं कर पाएगा। और बीएससी के टीचर को आप नर्सरी क्लास में भेजेंगे तो वो वहां पढ़ा नहीं पाएगा। जिसका जो जगह है उसको वहीं भेजना है। तो एंजाइम कभी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। एंजाइम जहां पार्ट लेगा वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, बायोलॉजिकल पार्ट्स होना चाहिए, यानी किसी लिविंग बॉडी के अंदर। तो एंजाइम एक तरीके का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उनको स्पीड अप कर देता है। और एंजाइम को जब डिटेल स्टडी किया गया तो एक्चुअल एंजाइम की बॉडी जो है वो एक प्रोटीन से मिलकर बनती है। इसका मतलब है कि जितने एंजाइम हैं वो किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन। यानी आप कह सकते हो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट। ये थोड़ा लाइन याद रखना, ठीक है। Enzymes are the protein which behaves like a catalyst to perform any living biological process। एंजाइम एक ऐसा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करा सकता है। Without enzyme, any process cannot be performed in the living system। किसी भी लिविंग सिस्टम की चाबी है वो, बिना उसके एंजाइम के लिविंग सिस्टम का एक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा था जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होता है, फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है बॉडी में, माउथ में। किस कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज। तो लो सोचो अगर सलाइवरी अमाइलेज होता ही ना तो आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट ही ना होता। आपके स्टमक में पैंक्रियाटिक जूस है,
सेलेब्री एमाइलेज हो गया, और ट्रिप्सिन हो गया, और टाइलिन हो गया, ये सब एंजाइम थे आपके जो क्लास 10 में पढ़ाए जाते थे। तो ये सब अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट होंगे आपकी बॉडी में तो आपके बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस ही रोक दिया जाएगा तुरंत। तो एंजाइम का होना बहुत जरूरी है किसी भी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन को काम करने के लिए, ठीक है। एंजाइम हेल्प अस टू कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल इनटू अदर सिंपल मॉलिक्यूल। एंजाइम किसी एक मॉलिक्यूल को, वैसे भी आपकी बॉडी में जो आप खा रहे होते हो उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी भी एंजाइम की होती है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट और प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ये याद रखिएगा, लाइन पूछा जा सकता है। जितने एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम से नहीं बनते हैं। एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट। बायो क्यों लगा है, बायो क्यों लगा है आगे, क्योंकि वो लिविंग बॉडी के लिए होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब ये लिविंग बॉडी में यूज किया जाएगा। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शंस एंड फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। कॉमन है ये, किस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम लगेगा वो अपना क्या रहता है। जैसे सेलेब्री एमाइलेज फिक्स है, वो हमेशा किसको डाइजेस्ट करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को करेगा, वो फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो उनका फिक्स है अपना कि हम इन्हीं को करेंगे, इनके अलावा। तो वैसे ही हर रिएक्शन का अपना अपना एंजाइम क्या होता है। जैसे हर टीचर का अपना अपना क्लास फिक्स होता है कि हमको इसी में जाना है, सबका जिला फेमस होता है, सबकी सीट फिक्स होती है। वैसे हर एंजाइम का अपना अपना सबसेट फेम होता है कि भाई हम इन्हीं के साथ काम करेंगे, इनके अलावा कोई आएगा तो काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। एंजाइम का जो नाम होता है ये दो बेसिस पर रखा जाता है, या तो वो जिस कंपाउंड को वो डाइजेस्ट करने वाले हैं उनके बेस पर नाम रख दिया जाता है, या तो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे सेलुलोज आपका एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का क्या नाम है, सेलुलेज। ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलेज हो गया, ठीक है। काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला काइटिनेज हो गया। तो ये बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है। जब ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला ग्लूकेज होता है, माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला माल्टेज होता है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला सुक्रेज होता है। तो लास्ट में एंजाइम की पहचान होती है जिस लेटर के लास्ट में ASE लग गया, इसका मतलब है वो बेसिकली कौन है, वो एंजाइम है। तो जिसको डाइजेस्ट करने जा रहा है उसी के नाम पे उसको पड़ता है। जैसे नॉर्मली अगर आप प्रोटीन की बात करते हो तो आपके पास सेलुलोज है, अब इसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होगा बाकी सब तो उसका सेम होगा, बस लास्ट का OSE कन्वर्ट हो जाएगा ASE में। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कहलाता है सेलुलेज, ठीक है। द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज एज, समझा दिया। अच्छा, उसके बाद है आपका ऑक्सोरिडक्टेज। When enzyme catalyzes the oxidation of the substrate with simultaneous reduction of another substrate as called। ऐसा एंजाइम जो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को उसी टाइम पे ऑक्सीडाइज भी कर दे रहा है और उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो उसको रिड्यूस भी करवा दे रहा है, तो ऐसे एंजाइम को बोलते हैं ऑक्सोरिडक्टेज। समझ आया। जैसे नॉर्मल में हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, यहाँ पे अगर वो काम एंजाइम कर रहा होता है तो उसको हम ऑक्सोरिडक्टेज बोलते हैं। समझ आया, ठीक। चलो, उसके बाद है आपका विटामिन। विटामिन की स्पेलिंग ध्यान से सुन लो पहले ही। विटामिन में एक्चुअल वो है वाइटल प्लस अमीन। एक्चुअल जो उसका नाम है वो विटामिन बाद में पढ़ा है, बट उसका नाम है एक्चुअल वाइटल, और वाइटल के बाद फिर पढ़ा है आपका एमीन। तो ऐसा अमीन, ऐसा NH2 ग्रुप जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी हो। वाइटल का मतलब होता है जरूरी। जैसे आपके जब आपका एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी, सीरियस इंजरी हो गई है, जब हॉस्पिटल्स में जब आप जाओगे तो सबसे पहले डॉक्टर आपका वाइटल चेक करते हैं। वाइटल का मतलब हो गया आपका हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, ब्रेन, ये सब आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है, मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इनका चलना जरूरी है। तो वाइटल शब्द का मतलब है जरूरी। तो ऐसा अमीन जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी था उसी को बोलते थे वाइटल अमीन। तो बाद में क्योंकि वर्ड बहुत बड़ा पड़ रहा था तो वाइटल अमीन को ही तोड़ के फिर क्या बनाया गया, विटामिन, ठीक है। बीच में से अल हटा दिया गया, AL हटा दिया गया, बाकी वर्ड्स को जोड़ दिया गया, विटामिन, ठीक है। हिंदी में शायद पढ़ाया जाता होगा, बचपन में आपको याद होना चाहिए, जब भी किसी वर्ड को हम जोड़ते हैं तो उसमें से कुछ बाहर रिमूव किया जाता था, भी पढ़ाया जाता था। संधि विच्छेद होता था तो उसमें पढ़ाया जाता था कि जब आप दो शब्दों को आपस में जोड़ते हो हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसमें से पहले कुछ वर्ड बाहर करने पड़ेंगे, तभी आप दो वर्ड जोड़ पाओगे उसमें, ठीक है। The organic compound required in the diet in small amount to perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth and health of organism। सबसे पहले विटामिन जो होता है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे चाहिए।
ऐसा जरूरी नहीं है आप रेगुलर डाइट में रखिए, लेकिन आपको चाहिए 1-2 दिन, हफ्ते में, महीने में आप लेते रहिए, ताकि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस है वो आपकी बॉडी का बनता रहे। कभी कभी पालक खा लेना चाहिए, कभी कभी दही भी खा लेना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें, मशरूम कभी कभी खा लेना चाहिए, तो कोई बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कभी कभी खा लेनी चाहिए, ताकि बॉडी को उनका डिमांड पूरी हो जाए, ठीक, ताकि आपकी बॉडी का ग्रोथ प्रॉपरली हो। वैसे भी जब बहुत सारी चीजों की कमी होगी, जैसे आयरन की कमी हो गई, तो गंदी बोलते हैं विटामिन ए की कमी है उस केसेस में, जैसे अगर हाँ सी की कमी है तो आप खट्टी चीजें खाइए, आंवला खाइए, संतरा खाइए, विटामिन सी आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा, आँख की रोशनी अगर कमजोर है तो उसके लिए क्या प्रेफर करते हैं खाने के लिए? गाजर। गाजर, गाजर इज द बेस्ट, क्योंकि गाजर में होता है कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन होता है उसमें, और कैरोटीन के साथ ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है। वही क्लास 11th में अगर बायोलॉजी वाला या पोर्शन याद हो तो ये पिगमेंट थी, ये कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, पिगमेंट थी ये। तो कैरोटीन, अच्छा खरगोश गाजर क्यों खा? खरगोश की नजर बहुत तेज, इसीलिए एक रीजन है, खरगोश की नजर बहुत तेज होती है, वो दूर से ही देख लेता है अपने शिकार को कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है कैरोटीन, जितना गाजर खाओगे, कच्चा गाजर जितना खाओगे, आपकी रोशनी उतनी तेज रहेगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विटामिन डिफिशियंसी कॉज सर्टेन डिजीज, ये कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है। विटामिन की कमी होगी तो मेक श्योर है आपको कोई ना कोई बीमारी आपको होगी ही होगी, ठीक है। Most vitamins cannot be synthesized in our body, but plant can synthesize almost all them. हमारी बॉडी बहुत सारे विटामिन सिंथेसाइज नहीं करती है, लेकिन प्लांट ऑलमोस्ट सारे विटामिन सिंथेसाइज खुद ही कर लेता है, ठीक। Excess of vitamin is also harmful, and vitamin pills should not be taken without the advice of a doctor. किसी भी चीज की अति होना दिक्कत करता है, तो बहुत ज्यादा खाना भी खा लेना, खाना खा लेंगे तो बहुत ज्यादा फूड आ जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, वो भी जरूरी नहीं है। विटामिन को भी बहुत ज्यादा जबरदस्ती आपको ज्यादा नहीं लेना है, जितना लेना है आप उतना ही लीजिए। और इनकेस अगर विटामिन की कमी होती है तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लीजिए कि हाँ कौन सा विटामिन कितना लेना है। हो सकता हो कोई विटामिन की गोली रही हो जो आपको आधी खानी हो और आप एक खाते चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी में उसका साइड इफेक्ट हो जाए। विटामिन की गोलियां भी आती हैं, ठीक है, जिंकोविट एक गोली है, उसका सिरप और टैबलेट दोनों आता है, तो आप खा सकते हो लेके उसको, तो है आपको जो भी लेना है आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब ही लीजिए। The term vitamin was coined from the word that is vital plus amine, since the earlier identified compound had amino group. तो जनरली स्टार्टिंग में जो ये वर्ड्स थे वो vital plus amine के नाम पे था, बाद में उसको तोड़ के बना दिया गया। Many year later that most of them did not contain amino group. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिनके पास अमीनो ग्रुप नहीं थे, लेकिन वो फिर भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी थे कम मात्रा में, तो इसलिए उनको बाद में फिर हटाया गया और एक नया नाम दिया गया, डेट इज विटामिन। अब विटामिन आपके दो तरीके के होते हैं, पहला है आपका फैट सॉल्युबल और दूसरा है आपका वाटर। इनके सॉल्युबिलिटी के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, पहला है फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं, सिर्फ शॉर्टकट में नाम याद रखिए, कीड़ा, KEDA, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब सब फैट सॉल्युबल है। अब इनके नीचे जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी हैं उसको इनके नाम से क्लियर कर लो। पहला कीड़ा है, KEDA, फैट सॉल्युबल है, इसका मतलब अगर ये फैट सॉल्युबल है तो ये फैट में सॉल्युबल होगा, वाटर में तो सॉल्युबल आपका होगा नहीं। आप बताइए अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, खुद से सोचो, तो ये बॉडी में स्टोर होगा कि बॉडी से बाहर निकल जाएगा? स्टोर होगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है ना। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होगा आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, आपकी बॉडी से यूरिन पास होता है, तो जो विटामिन वाटर सॉल्युबल होंगे वो या तो पसीने के रूप में या तो आपके यूरिन में मिक्स होकर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो वाटर सॉल्युबल वाले विटामिन को आपको लेना पड़ेगा, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल टाइम पे लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। फैट सॉल्युबल वालों में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी में क्या रहते हैं, आपके स्टोर रहते हैं, वो बॉडी में नहीं निकलेंगे। तो सॉल्युबल इन फैट, इनसॉल्युबल इन वाटर, स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। पता है एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में किस लिए बनाया गया था? फैट स्टोर करने के लिए बनाया गया था। बाकी लिवर भी आपका ग्लाइकोजन स्टोर करता है, थोड़ा बहुत ये भी स्टोर कर लेगा। वाटर सॉल्युबल आपका B and C आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। रेगुलर सप्लाई इन डाइट आपको लेना पड़ेगा। विटामिन B12 कैन स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये एक एक्सेप्शन में याद रखिएगा। विटामिन B जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो स्टोर नहीं होते, लेकिन बी में एक विटामिन बी ऐसा है, विटामिन B12, जो आपकी बॉडी में स्टोर होता है। अच्छा, विटामिन ए में टाइप्स नहीं आते, विटामिन सी में टाइप्स नहीं आते, विटामिन डी में टाइप्स नहीं आते, बट जब हम बी को बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बी ही इकलौता ऐसा है जिसके पास कई पार्ट होते हैं। विटामिन B1, B2, B6, B12 कई सारे होते हैं बी में, तो इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और इनमें से सिर्फ एक विटामिन B12 ऐसा है जो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है, बाकी आपका कोई स्टोर नहीं रहता है। समझ आ गया? उसके बाद इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने चार्ट दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन करके उसने चार्ट दिया है। ये चार्ट आपको एकदम रट के पेपर में जाना है, क्योंकि हर विटामिन का वो साइंटिफिक नेम भी दिए हैं साथ में, तो पूछेंगे एमसीक्यू में कि इस विटामिन का साइंटिफिक नेम लिख के बताइए क्या है। जैसे पहले तो देखो, विटामिन B1 का नाम है थायमिन, साइंटिफिक नेम। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का नाम है पिरिडॉक्सिन। और विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये पहले आप सारे यार इनके साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा, पेपर में आएगा एमसीक्यू में या पूछा जा सकता है। अब विटामिन ए के सोर्स क्या क्या है, आपको कहां से मिलेगा? फिश लीवर ऑयल, कैरेट्स, बटर, मिल्क, एक तो ये है। अच्छा, विटामिन ए की कमी हुई आपकी बॉडी में तो आपको जीरोथैल्मिया हो जाएगा, दैट इज आपका जो आई में कॉर्निया है वो बहुत हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट अंदर तक पास नहीं कर पाएगी और आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाएगा, रात में आपको चीजें दिखेंगी ही नहीं। विटामिन B12 आपको ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और सीरियल से मिल जाएगा। और इसकी कमी से बेरी बेरी होगा। बेरी बेरी मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट रिटार्टेड, मतलब भूख आपको कम लगेगी और आपकी बॉडी, भाई भूख कम लगेगी, भूख खाना कम खाओगे तो आपकी बॉडी वैसे ही ग्रोथ रिटार्ट कर देगी, पतले होते जाओगे, सिकुड़ते चले जाओगे। विटामिन B12 राइबोफ्लेविन मिल्क से मिलेगा, एग व्हाइट से मिलेगा, लीवर से। अब ये लीवर का मतलब ये वाला लीवर नहीं है, वो बेसिकली जो लोग मुर्गी उर्गी खाते हैं तो कलेजी लीजी खाते हैं ना, तो वो एक्चुअल वो लीवर कह रहा है, ठीक है, अपना लीवर नहीं कह रहा है, अपना ही लीवर खा लो। और किडनी तो उसका ही मतलब वही है, ठीक है। चिलोसिस, चिलोसिस का मतलब है फिजरिंग एट कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप। इसका मतलब है कि जो आपका माउथ का ये कॉर्नर हिस्सा है ये बार बार फटेगा, बहुत ज्यादा फटेगा, ये लिप का और इसका हर बहुत ज्यादा फटेगा, वो उसमें फटान बनाने लगेगा, खून भी निकल सकता है उससे, उसी को चिलोसिस बोलते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, ठीक है, खाना आपका सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। और बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन होगा, स्किन हमेशा जलती, जैसे जलन महसूस होगी स्किन में कि स्किन जल रही है आपकी, आग लगा दिया कोई आपके चमड़े पे, ऐसा महसूस होगा। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ईस्ट, मिल्क, एग यॉल्क, एग यॉल्क का मतलब अंडे के बीच वाला जो येलो वाला होता है जिसका ऑमलेट बनता है। सीरियल्स एंड ग्राम्स, इसमें जैसे आपका कन्वर्जन्स होगा, कन्वर्जन्स का मतलब होता है थोड़ा सा कह सकते हो ये होता है जैसे मिर्गी का दौरा टाइप का थोड़ा होगा, ठीक है, पागल थोड़े हो जाओगे, वो अपने आप में बात करोगे, आंख बाहर आ जाएगी, वो पागल हो, मिर्गी का दौरा, इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हो, अपने कंट्रोल में आप नहीं रहोगे। ठीक, विटामिन B12 मीट, फिश, एग एंड कर्ड। परनीसियस अनीमिया और IRBC डिफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, B12 की कमी होगी तो आपको परनीसियस अनीमिया होगा। ठीक है, दो तरीके का अनीमिया होता है, एक आयरन की कमी से जो होता है उसको तो नॉर्मल अनीमिया बोलते हैं, और अगर B12 से जो कमी होता है उसको परनीशियस अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, BC विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टी चीजों से मिलेगा ये। स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स का मतलब वही है, जान ही रहे हो, मसूड़े आपके खून हो जाएंगे, आप खा नहीं पाओगे। वो ऐड आता था ना, एक सेब खाता था तो सेब में उसके खून लग जाते थे, तो उसका मतलब सेंसोडाइन का और पेप्सोडेंट का ये ऐड करते थे ये लोग। तो वो बेसिकली वही है कि आपके गम्स जो है वो मजबूत नहीं है, वो आपके गम्स और मजबूत नहीं होगा तो दांतों का पकड़ मजबूत नहीं होगा, तो वही है वो। विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट। अभी एक्सपोजर टू सनलाइट ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। पहली बात तो विटामिन डी कहते हैं सूर्य से मिलता है, भाई देखो सूर्य से मिलता नहीं है, आपकी बॉडी में पहले से वो प्रेजेंट होता है, बस उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। तो विटामिन डी आप लेके चल रहे हो, खुद ही लेके चल रहे हो, बस वो आप इनएक्टिव फॉर्म में लेके चलते हो। जैसे ही सूर्य की रोशनी तुम्हारे बॉडी पर पड़ती है वो विटामिन डी क्या हो जाता है, तो इसलिए लिखा है एक्सपोजर टू सनलाइट। एक्सपोजर टू सनलाइट का मतलब है आप सनलाइट में जाइए, वहां जाइए, वहां खड़े होइए वहां। ठीक, फिश एंड एग यॉल्क। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, आधे से ज्यादा तो इसमें नॉन वेज दे रहा है, और एग तो दे ही दे रहा है, एग आपको बार बार दे रहा है। अगर विटामिन डी, अच्छा ये तो पढ़ते ही विटामिन डी की कमी से हड्डी की हो गई है, तो सबसे पहला है रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। रिकेट्स में क्या है कि जब हड्डी कमजोर हो जाएगी, तो जैसे अभी हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग की हड्डी मजबूत हो गई है, तो हमारी हड्डी एक परफेक्ट शेप में है। बच्चों में अगर इनकी कमी होगी विटामिन डी की, तो उनकी हड्डी बचपन से ही वो घूम जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की घूम जाएगी पहले से ही। जैसे हाथ ऐसे घूम गया,
ये हाथ ऐसे घूम गया या ये चीज ऐसे घूम गया, तो वो उनका बोन वैसे डिफॉर्म हो जाएगा और वो फिर आपको कब भी उसको सही नहीं कर पाओगे। तो ये ज्यादा ना बच्चों में होता है, लेकिन तो हम लोग में नहीं होता उतना। हम लोग में ज्यादातर होगा ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्ट बोन, जॉइंट पेन इन एडल्ट, ये हम लोग में होता है। जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे लोगों में हड्डियां दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाता है, हड्डियां खोखला होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए ये फिर विटामिन डी और इसकी कमी से दिक्कत होने लगता है। विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट, जर्म, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। आपकी आरबीसी जो है वो टूटने बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है। आरबीसी बाई कनकेव इन शेप होता है, सबको पता है, फटने ज्यादा लगेगी, टूटने लगेगी आरबीसी आपकी। तो जो आरबीसी टूटेगी तो कहीं ना कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, जिसके आप वजह से आपका जो मसल है वो टूटेगा और हड्डी पे पकड़ उसकी कमजोर होती जाएगी। तो आपका मसल हड्डी को छोड़ेगा, मतलब टेंडन और लिगामेंट काम करना बंद करेंगे, मसल फटने लगेंगी। तो ये सब मूवमेंट में ये सब आपको क्योंकि आप खुद चेक कर लो, आप नॉर्मल अपना हाथ भी अगर ऐसे करते हो ना तो सारी मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं फिर रिलैक्स होती हैं। क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो उसमें पढ़ाया गया था एक्टिन एंड मायोसिन। जब भी आप कोई चीज एक्सटेंड और रिलैक्स करते हो तो एक्टिन और मायोसिन एक ऊपर करता है, फिर रिलैक्स करते हो छोड़ता है। आप जो मोच देखते हो, स्ट्रेन देखते हो कि मोच आ गया, स्ट्रेन आ गया, वो एक्चुअल मसल्स में ही आता है। वो मसल्स जब हो जाती हैं तो फिर मूव लगाते हो या उसको थोड़ा सा मालिश करते हो, गर्म करते हो, तो जो फिलामेंट जो बैक होती है वो फिलामेंट वापस अपने शेप में आती है धीरे धीरे। तो ये एक्चुअल कारण होता है, ठीक है। तो विटामिन ई खाओ तो मोच आने का, स्ट्रेन आने का, स्प्रेन आने का होता है ना। कुछ लोग बहुत नाजुक होते हैं, थोड़े से नाजुक कली होते हैं, कली काला जो भी होते हो थोड़ा सा होते हैं। विटामिन के ग्रीन लीफ वेजिटेबल सबसे फेमस है विटामिन के। आपकी बॉडी का ब्लड क्लॉटिंग कंट्रोल करता है ये, ठीक है। ये प्लेटलेट्स की बीमारी है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता था और ये आपको क्या करने का काम करता था, ब्लड क्लॉट करने का। अब ये क्लास 10th में आपके पास डिटेल था, मतलब 11th में तो और डिटेल था, ब्लड क्लॉटिंग था आपके पास। 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें से आपने कुछ के नाम सुने होंगे, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम सुने होंगे। ये सब क्लॉटिंग फैक्टर आपके 13 हैं, 13 काम करते हैं। जहां वो कटता है, अगर आप कहीं भी कट गया है, थोड़ा ज्यादा नहीं, कट गया है, थोड़ी देर तक उसको आप होल्ड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, खून इतवा निकलेगा, कुछ देर के बाद खून स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो क्लॉटिंग फैक्टर तुरंत वहां एक्टिवेट हो जाएंगे और वहां पे खून जाल बना लेंगे, जिससे खून बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये सब है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको समझ आ गई, ठीक। अब जरा पीछे आओ, थोड़ा सा प्रोटीन का पीछे बुक वाला छूटा है, थोड़ा सा इनका भी देख लो। अरे जहां से प्रोटीन स्टार्ट हुआ है, आई मीन प्रोटीन अमीनो एसिड, थोड़ा सा ही पीछे है। मेरी वाली बुक में तो 412 प्रोटीन स्टार्ट हुआ होगा हेडिंग, और थोड़ा पीछे आओ। चलो, protein are the most abundant biomolecule of the living system. Chief sources of protein are milk, cheese, pulse, peanut, fish, meat, ठीक है। They occur in every part of body and form the fundamental basis, structure and function. Structure आपकी बॉडी का बनाता है। They are also required for growth and maintenance of body. आपकी बॉडी का growth and maintenance भी यही बनाता है। The word protein is derived from the Greek word that is proteose. ये बता चुका था। Which means primary और prime importance, ये आपको मैंने कल ही बता दिया था। All proteins are polymer of alpha amino acid. ज्यादातर जो अमीनो एसिड्स आपको मिलते हैं वो अल्फा वाले ही मिलते हैं, ठीक। तो प्रोटीन की जो स्मॉलर यूनिट होती है दैट इज अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कंटेन अमीनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप समझा दिया था। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्टिव टू कार्बोक्सिल, ये भी समझा दिया था कि अल्फा कार्बोक्सिल के रिस्पेक्ट में अमीन की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पर अल्फा बीटा गामा कर देते हैं। ओनली अल्फा अमीनो एसिड और हाइड्रोलाइसिस, ये भी समझा दिया था आपको। बगल में आप देखिए उसका आपको स्ट्रक्चर दिया है, आर CH COH NH2। तो एक्चुअल जो ये R दिया है ना वो यही है जो मैंने यहाँ बनाया है, ये R ही है। यही R आप बार बार चेंज करते जाइए, आपको आपका 20 अमीनो एसिड मिलता चला जाएगा, ठीक है। All alpha amino acid have trivial name which usually reflect the property of that compound and its source. Glycine is so named since it has sweet taste. It glycos means sweet. Tyrosine was first obtained from cheese, that is tyros means cheese. Amino acid are generally represented by 3 symbols. Sometimes one letter is also used. Structure of some commonly occurring amino acid with the 3 letter and 1 letter symbols, जो कि नीचे फिर आपको चार्ट्स में उन्होंने गिवन करवा दिया है, जो मैंने बोला था कि चार्ट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा नहीं, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। तो आपसे नहीं पूछेंगे वो। इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ मैं। अब ये तो होगी आपका
और बाकी अब आपका बचा है अमीनो एसिड। हाँ एक चीज और, थोड़ा सा आप पलटिए, थोड़ा सा 2 और जाइए, ये वाला आपको फिगर मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। जानने के लिए सिर्फ आप इतना जान के चलिए कि जो आपका प्रोटीन होता है वो कई स्टेप्स में डिवाइड होता है। जैसे प्रोटीन का कई स्ट्रक्चर होता है। एक होता है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि काफी सिंपल होता है और एब्जॉर्बेबल होता है। सेकंड होता है उसका सेकेंडरी, उसके बाद होता है टर्शरी, और उसका सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका क्वाटरनरी होता है, ठीक है। सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्वाटरनरी को ही माना जाता है। उसके नीचे आप एक आपको हेडिंग मिलेगी डायरेक्ट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का वो सेक्शन सी में या सेक्शन डी में आपको यहां से एक क्वेश्चन उठाएंगे वो, या सीधे सीधे कहेंगे व्हाट आर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। होता क्या है देखो, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में आपका 3-dimensional स्ट्रक्चर लेके वो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। When a protein is in native form, it's subjected to a physical change like temperature, chemical change like change pH, hydrogen bond and disturb। होता क्या है, जब प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में होता है, मतलब अपने 3-dimensional स्ट्रक्चर में होता है, और जब उस प्रोटीन का आप या तो फिजिकल कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं, या तो उसका आप केमिकल मतलब आया तो पीएच चेंज कर रहे हैं, किसी केमिकल के साथ ट्रीट करा रहे हैं, तो एक्चुअल क्या है उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं, अनकॉइल्ड हो जाते हैं। बॉन्ड टूटने की वजह से वो जो प्रोटीन होता है वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खोना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देता है जैसे ही आपने उसको कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज दिया है, और इसी को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो वो पूछेंगे व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो ऐसे ओरली याद रखो, जब भी हम नेटिव प्रोटीन को जो कि 3-dimensional स्ट्रक्चर में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जब उसको किसी भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम प्रोवाइड कराते हैं तो उस प्रोटीन का अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी खोने लगता है, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो काम करना बंद हो जाती है, और इसके इसी नेचर को ही हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समझ आया? क्योंकि प्रोटीन बेसिकली आपकी बॉडी में देखो प्रोटीन को काम करने का और एक होने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ज्यादा टाइम 50-60 डिग्री पे प्रोटीन भी नहीं काम कर पाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। कॉमन सेंस है, अगर आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो कि यहाँ पे आपको दिखाए हैं, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, तो इसको हीट करोगे तो मेक श्योर है वो टर्शरी में जाएगा, टर्शरी को हीट करोगे तो वो सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी को हीट करोगे तो प्राइमरी, प्राइमरी को हीट करोगे तो किस में जाएगा, वो प्राइमरी में ही आपका रहेगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी को अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी के साथ अगर आप कोई छेड़खानी करते हैं वो एज इट इज वहीं रह जाएगा। द कोऑगुलेशन ऑफ एग, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एनसीईआरटी खुद इन टेक्स्ट में पूछी है नीचे, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी ये पूछा जाएगा, और वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द कोऑगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग इट्स अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। ये कॉमन क्वेश्चन है कि अंडा जब आप फोड़ते हो तो उसमें से आपको यॉल्क के साथ आपको कुछ लिक्विड पोर्शन भी मिलेगा, लेकिन जब उसी अंडे को आप बॉयल कर देते हो तो वो उसका कहां चला जाता है, उसका पानी कहां चला जाता है। तो एक्चुअल वो जो आप गर्म करते हो तो गर्म करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो प्रोटीन धीरे धीरे डिस्टर्ब होता है, और इसकी वजह से वो प्रोटीन हार्ड हो जाता है, और अंदर का जो पोर्शन येलोइश पोर्शन और जो लिक्विडी पोर्शन होता है वो फ्रीज कर जाता है, जम जाता है, ठीक है। Another example is curdling of milk, which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in the milk। और ये एक पता ही है आपको, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दूध से दही बनाने के लिए शुरू में किसी भी दूध में क्या डालते हैं, दही पुराना, हाँ सबसे कॉमन तरीका, थोड़ा सा दही डालते हैं। अच्छा, थोड़ा सा दही को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल भाषा में, पढ़ाया गया है आपके चैप्टर में है, अभी सर ने अभी लेटेस्ट ही पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है, उन्होंने लिखा था, तुम स्कूल ना गए हो बात लगे। बायोलॉजिकल में जो जिसको आप कॉमनली आप घर में जावन बोलते हैं ना, जावन बोलते हैं ना, छोटा सा दही होता है जो दूध में डाल कर जावन होता है ना, जो भी होता है उसको मेडिकल या बायोलॉजिकल भाषा में उसको हम इनोकुलम बोलते हैं। जो इनोकुलम जो स्टार्टर हम यूज करते हैं उसको इनोकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल क्या होता है, दही बनाने का सबसे सिंपल तरीका जल्दी बनने का, पहले दूध अच्छा खासा पहले गर्म कर लो,
तभी बनेगा वो। पहले दूध अच्छा खासा गर्म कर लो, उसके बाद दूध पूरा ठंडा होने दो। ये नहीं है कि दूध ऐसे उतारे गैस से और जाओ डालना, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर आपका इनोकुलम तुरंत स्टेबलाइज वो हो जाएगा, बड़ी फ्रैक्चर हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो पूरा पहले अच्छे से उसको गर्म करिए ताकि उसके अंदर के जो अनवांटेड बैक्टीरिया पहले वो डेथ कर जाएं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस का एक रूल है, जहां हम राज करेंगे वहां कोई और बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। तो आप जब दूध गर्म करेंगे तो जो अंदर के और बैक्टीरिया होंगे वो सबरेटेड हो जाएंगे। तो पहले उसको पूरा गर्म करिए, फिर उसको उतारिए, उसको पूरा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद तब बाद में आप इनोकुलम उसमें डालिए, थोड़ा सा डालिए, वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो ये ध्यान रखो। अच्छा, ये आपसे 14.5 आपसे पूछा है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर द बॉइलिंग, कि जब अंडे को आप उबालते हो तो ये बेसिकली कहाँ जाता है। तो एक्चुअल क्या है, पीछे जो है जो पोर्शन है तो है आपके पास ग्लोबुलस फाइब्रस प्रोटीन है, बट उतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। बस आप इसका आंसर इतना जानिए, मान के चलो कि जो अंडे में पानी वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो होता है सॉल्युबल ग्लोबुलर, जो कि चेंज हो जाता है इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन में। तो आप चाहो तो उसका आंसर वही बुक में ही लिख लो, खाली इतना लिख लेना, काम चल जाएगा। पूछना होगा तो यही करेंगे। तो उसका आंसर लिख लो कि उसके अंदर एक्चुअल में जो अंडा होता है वो सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आपका जो अंडा होता है, जो लिक्विडी नेचर होता है, वो यही होता है, सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये चेंज हो जाता है इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन में, ये चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका अंडा जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो आपका हार्ड हो जाता है। तो पूछना होगा तो यही पूछेंगे, ऐसा क्या हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर ये कोड कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक, बाकी जितना पढ़ाए हैं उतना ही पढ़ो, बहुत ज्यादा अंदर में ताम झाम मत करो, नहीं तो वो खुद कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, हाँ एक चीज और, दो प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है पता है? सॉरी, अमीनो एसिड के बीच में, ये इतना तो पढ़ाएगा। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो मॉलिक्यूलर बेसिस पर इंटेंस पढ़ाया गया होगा ना। अमीनो ट्रांसलेशन जहां होता है तो राइबोसोम के अंदर जाता था तो अमीनो एसिड निकलते थे, तो पेप्टाइड बॉन्ड, तो दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इतना याद रखिएगा। अगर एक से ज्यादा अमीनो एसिड कंटेक्ट हो रहे हैं तो वहां डाइपेप्टाइड बन जाता है। इससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछेंगे, आप इसकी जितना बोल रहे उतना खाली पढ़ के जाने चैप्टर से 2 3 नंबर 4 5 5 नंबर का ही मैक्सिमम आएगा, उसमें भी 1 नंबर मान के चलो आपका वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, रिएक्शंस दे देंगे। अच्छा, मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, इसमें जो पिछले साल का पेपर था उसमें दिखा दे रहा हूँ, बायोमॉलिक्यूल से जो पढ़ाया हूँ उसी में से ये है। एमसीक्यू में तो फिलहाल नहीं है, सेकेंडरी रिवर। हाँ, which of the following is our example of denaturation of protein? Coagulation of egg white, curdling of milk, clotting of blood, both A and B. एनसीईआरटी का देखो एग्जांपल है, वो सिर्फ एग्जांपल कोट किया, बाकी वो नहीं कर दिया है। बाकी अभी अगला है आपका न्यूक्लियोटाइड एडजॉइंट बाई, तो वो भी हम न्यूक्लिक एसिड डिटेल कराएंगे यहाँ आपको। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B2, ग्लूटामिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब होशियारी देखो, विटामिन सी ना लिख पाए हैं, ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम लिख के भेजे हैं आपको, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये इसलिए कह रहा हूं, तो उसका याद रखियो। ठीक है, तो जो हाँ जहां देखो जो इंपॉर्टेंट लिख मार्क करवाया हूं, विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड अवर बॉडी, दिस इज असर्शन। बताओ असर्शन सही है गलत? विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, फॉल्स, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, कीड़ा, तो ये फैट सॉल्युबल है। तो असर्शन गलत हो गया यहीं पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्टोर नहीं होता, जबकि स्टोर होता है। विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये लाइन सही है, ये लाइन सही है। विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, हाँ सही है। एंड इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन, एंड इज नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन यूरिन, सही है। यूरिन से, वाटर सॉल्युबल वाले यूरिन से निकलते हैं। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। वही है ना, डिटेल जब की स्टडी रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वहीं जाके यही सब फंसोगे वहां जाके। बाकी ये तो भी नहीं पढ़े हो, ये भी नहीं पढ़े हो। डिफाइन द फॉलोइंग इनैंशियोमर, नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल इमेज। शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए तो आप और वो एक दूसरे पर नहीं कर पाओगे ना भाई। अगर ये ऐसे है तो सामने, अगर मैं सामने इसका ये बनाऊंगा तो ऐसे नहीं बनेगा ना, वो तो ऐसे ही बनेगा ना।
और फिर इन दोनों को अगर मैं ऐसे करूं तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, ऐसा इमेज जो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज नोन एज इनैंशियोमर। दूसरे पूछे रेसिमिक मिक्सचर, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में सब करवाए हैं। इन्वर्जन और रिटेंशन जब दोनों बनता है तो इसी प्रोसेस, इसको मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। सब करवाया है, फिर से एक बार करवाओ। बाकी तो न्यू रिएक्शन में जरा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अभी करवाएंगे हम। इनवर्ट शुगर ठीक है करवाएंगे। ऑलिगोसैकेराइड समझा दिए पहले ही। हाइड्रोलिसिस करने पे जब 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड निकलते हैं उसी को ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस ये तो ठीक है। एमीन का ये कन्वर्जन एमीन बाय ऑर्गेनिक, इसमें आधे ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक के ही है, बाकी तो हाँ सब ऑर्गेनिक के ही है। ठीक है, देखो इतने ही क्वेश्चन आए थे आपके बायोमोलिक्यूल्स, आपके पास सिर्फ इतने ही आए थे, तो मेक श्योर है 5-6 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। अब जहां जहां मैं है मैंने ऐसे ओरली बता दिया। पहला आपका विटामिन पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जो विटामिन आपसे चार्ट वो पूछेंगे ही पूछेंगे, जो सॉल्युबल था वो आपसे पूछेंगे। दूसरे ग्लूकोज का रिएक्शंस पूछेंगे, वो जो 5 रिएक्शन आपने पढ़े थे ना, OH प्रूफ करिए, कार्बोनिल ग्रुप प्रूफ करिए, 6 कार्बन है वो प्रूफ करिए। सेकंड पोर्शन वो आपसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो तीसरा पढ़ा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, उसमें सिर्फ आएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वो श्योर है। अमीनो एसिड यहाँ से ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है तो ये आपसे पूछेंगे। बाकी जो अमीनो एसिड के नाम 4 से 5 ही पॉइंट चैप्टर में है जहां से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे आपके लिए, वही पोर्शन तैयार करके जाओगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आपका अभी बचा है सिर्फ क्या, न्यूक्लिक एसिड, वही कराना है। लास्ट पोर्शन है आपके चैप्टर का न्यूक्लिक एसिड। अच्छा ये मान के चलिए आप थोड़ा सा, ये आपके जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वहां का भी मैं थोड़ा थोड़ा इसी में पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको वहां प्रॉब्लम ना हो। देखो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से करें। देखो न्यूक्लिक एसिड आप ओवरली अगर बोला जाए तो आप जान रहे हो, डीएनए हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक्चुअली ये दोनों आए कहां से है, एकदम स्टार्टर से बात करो तो स्टार्टर उनका यहीं से स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी स्टार्ट कहां से किया है, कार्बोहाइड्रेट से ही किया है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट को आपने डिफाइन क्या किया था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। तो पॉली का मतलब मैं नहीं, हाइड्रोक्सी का मतलब OH। अब एल्डिहाइड होगा तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर खोल के बनाते हैं पूरा तो इसको बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर, और अगर आप उसको साइक्लिक रिंग में पैक कर देते हैं इसको बोलते हैं हवार्थ स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये रिंग में पैक हुआ तो ये हवार्थ स्ट्रक्चर होता है, और अगर ये ऐसे आया तो इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर सॉरी फिशर बोलते हैं। हाँ, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कि फिशर और हवार्थ में स्टेबल कौन सा ज्यादा होता है, आप बताइए कौन सा ज्यादा है। दोनों सेम ही, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, फिशर की कि हवार्थ की? क्यों? क्योंकि वो रिंग का होता है, पता नहीं लॉजिक। हाँ नहीं सही है, ये केमिस्ट्री का लॉजिक है, केमिस्ट्री का रीजनिंग है कि जब कोई भी कंपाउंड रिंग में जाता है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी कई हद तक बढ़ जाती है। रिंग में जाने की वजह से बॉन्ड जो ब्रेकिंग हो जाता है वो कम हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी। तो हवार्थ इज मोर स्टेबल देन फिशर स्ट्रक्चर। इसीलिए ज्यादातर जो आप चाहे केमिस्ट्री में देख लीजिए चाहे आप बायो में देख लीजिए, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इन्हीं को उठा के किया जाता है, क्योंकि हवार्थ स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास पर्टिकुलरली एज अ कोई कंपाउंड नहीं है बट एज अ ग्लूकोज के लिए बना दिए कि आपके पास 6 कार्बन है तो ग्लूकोज के लिए 6 एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो उसका एल्डिहाइड ग्रुप पहले पोजीशन पर है। और फ्रक्टोज में जो आपका होता है वो कीटोन होता है तो वो सेकेंड कार्बन पर बैठ गया है। ठीक है, अब क्या है 1 2 3 4 5 पांचवें कार्बन, और ये तो यहां से आपका OH और यहाँ का एक H यहाँ, तो H और OH मिलके वाटर बाहर निकाल लेते हैं, और ये आपस में यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ के कार्बन से डायरेक्ट लिंक बना लेता है, तो वो डायरेक्ट आपका लिंक बन गया यहाँ पे। तो आप चाहो इसको ऐसे सेपरेट याद रखो, और ग्लूकोज का हवार्थ स्ट्रक्चर आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, आपसे पेपर पूछना होगा तो आपसे पूछेंगे कि ग्लूकोज का हवार्थ स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए, तो एज इट इज है, ये पहला कार्बन बनेगा, ये आपका पहला कार्बन है जो यहाँ रहेगा, उसके बाद ये दूसरा कार्बन है, फिर ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, यहाँ 5वां है, और ये आपका 6वां कार्बन है। ठीक, सेम ऐसे ही आपका ये पोर्शन आपका 6 कार्बन इसमें है, इसमें कीटोन है, पॉलीकीटोज है यहाँ पर, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये बनता है ये आपका कीटोन बनता है, फ्रक्टोज का है ये। तो ये हो गया 1 2 3 4 सॉरी 1 ये रहा 1 2
3, 4, 5 और 6। तो ये स्ट्रक्चर आपका फ्रक्टोज का है और ये स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का है। इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, अगर आना होगा तो पेपर में आपसे कहेंगे कि गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल डिफरेंस दीजिए। तो आप यही दोनों फिगर ही अगर बना के चले आते हैं तो एग्जामिनर अगर 1 नंबर का होगा तो आधा नंबर आपको दे देगा, 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर से फिगर बनाने दे देगा कि स्ट्रक्चरल में कम से कम उसने स्ट्रक्चर दोनों का बना दिया है। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, देखो ये उसके बाद आपका पर्टिकुलरली सेकंड स्टेप है आपका, दैट इज कॉल्ड राइबोज शुगर। ठीक है, देखो राइबोज शुगर का ये स्ट्रक्चर है, आप इसको याद करिए। ठीक है, 5 का 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का आपका राइबोज शुगर होता है। ये ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन थे, राइबोज शुगर में आपके पास टोटल 5 कार्बन होते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जो सेकंड पोजीशन है, जैसे ये आपकी पहली हो गई और ये आपकी सेकंड हो गई, तो सेकंड पोजीशन पे ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को आप निकाल लीजिए, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड पोजीशन। यहां से निकल गया, तो क्योंकि सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन निकल गया तो निकला है, तो इसीलिए आगे वर्ड यूज किया है डी, और निकला कौन है, ऑक्सीजन, इसलिए हो गया ऑक्सी। तो ये हो गया डी। अब ये जो शुगर हुआ इसी का नाम हो गया क्या, डीऑक्सी राइबोज शुगर। जब राइबोज शुगर आप आपस में कंबाइन होता है तो वहां बनता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, और जब डीऑक्सी राइबोज शुगर कंबाइन होता है तो वहां बनता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। और जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है तब आपका बनता है डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड, तब बनता है आपका आरएनए। तो आप डीएनए को जब डिफाइन करने कहा जाता है तो आप यही कहते हैं ना, डीएनए इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब डीएनए जो होता है एक राइबोन्यूक्लियोटाइड की लंबी सी चेन होती है, उसी को हम बोलते हैं। समझ आया? तो राइबोज का स्ट्रक्चर, उसके सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन निकाल दो, तो अब शायद जो डीएनए का फुल फॉर्म था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें क्लियरेंस आ गया होगा कि आरएनए मतलब आपका आरएनए में राइबोज शुगर है, इसीलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला है। डीएनए में भी राइबोज शुगर ही होता है, इसीलिए पीछे नाम वही है राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन क्योंकि इसके सेकंड पोजीशन का ऑक्सीजन निकल जाता है, इसीलिए यहाँ इसके अंदर जो शुगर होता है डीऑक्सी राइबो, और इसका पूरा नाम हो जाता है डीएनए। अब आपसे पूछा जाएगा कि आरएनए में कौन सा शुगर, राइबोज शुगर, डीएनए में कौन सा शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर जब कंबाइन होता है तो क्या बनता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, वो आगे चल के उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है डीएनए। राइबोज शुगर जब आपस में फॉर्म होता है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो आरएनए बेसिकली क्या है, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है आपका, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब आप एक चीज में देखिए, एक चीज में कॉमन पड़ रहा है, कॉमन इसमें एक हिस्सा कॉमन आ रहा है, क्या, दोनों में न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों में कॉमन पड़ रहा है। अब आप पहले इसको समझिए, डीऑक्सी समझ गए कि इसके ऑक्सीजन नहीं है, राइबो समझ गए कि राइबो शुगर है, तो राइबो का मतलब है राइबोज शुगर, इसमें भी राइबो का मतलब राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सी हो गया। लेकिन ये हिस्सा कुछ समझ नहीं आया कि न्यूक्लियोटाइड क्यों बोला है। तो अब आप दोनों में न्यूक्लियोटाइड कॉमन है, तो न्यूक्लियोटाइड की जो स्पेलिंग लास्ट में आप लिखते हो टाइड, टाइड में आता है टी, टी से कंपोनेंट यहां बनाया गया है 3। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला कंपोनेंट होता है उसका फॉस्फेट आयन या फॉस्फेट होता है पहला कंपोनेंट, जो कि होता है आपका H3PO4, स्ट्रक्चर ये हो गया। सेकंड कंपोनेंट है आपका न्यूक्लियोटाइड में शुगर, शुगर में हो गया आपका पेंटोज शुगर। अब इस पेंटोज शुगर में 2 तरीके के हैं, तो राइबोज शुगर होता है आरएनए में और डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है डीएनए में। इसका मतलब है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के पप्पा कौन है, पेंटोज, ये पप्पा है। तो पेंटोज, पेंटोज का मतलब है कै कार्बन, 5 कार्बन, इसीलिए ये राइबोज में 5 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। दूसरा हो गया नाइट्रोजनस बेस, बेस में आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग, एक ऐसा रिंग होगा कार्बन की जिसमें एक एलिमेंट वहां कौन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन। अब इसको याद करने का तरीका देखो, बेस से उठा लो बी, शुगर से उठा लो एस, और फॉस्फेट से उठा लो पी। तो इन केस कभी भूल जाए तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड होता है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, जो कि बहुत दैनी से हार गई इस बार फिर से। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड अगर भूल जाए तो याद रखिएगा बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक, हम यहाँ
चलो, तो आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना था, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो शुगर की बात तो हो गई आपका कि पेंटोज शुगर होता है, और पेंटोज शुगर में भी फिर आपका राइबोज शुगर होगा तो वो आरएनए में होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो वो डीएनए में होगा। उसका स्ट्रक्चर आपने पूरा देख लिया, और डीऑक्सी का कैसे वो आपने देख लिया। फॉस्फेट में ज्यादा कुछ रहता नहीं, H3PO4 एक कंपाउंड है, वो देख लिया। बचता आपका नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके का होता है, एक होता है प्यूरीन जो कि बाइसाइक्लिक होता है, डबल रिंग मिलेगा आपको, और एक होता है पिरिडीन जिसमें सिंगल रिंग बनेगा, दैट इज कॉल्ड मोनोसाइक्लिक। पिरिडीन के अंदर आपका पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है आपका साइटोसिन, दूसरा जो आता है वो आपका आता है यूरेसिल, और तीसरा अगर यूरेसिल के साथ यूरेसिल के कंपाउंड में अगर आप मेथिल को ऐड कर देते हैं तो वही यूरेसिल क्या बन जाता है, मेथिल। मतलब यूरेसिल और थाइमिन कुछ अलग नहीं है, बस यूरेसिल में मेथिल ग्रुप ऐड कर दीजिए तो थाइमिन बन जाएगा, और थाइमिन में यूरेसिल थाइमिन में आप CH3 को माइनस कर दीजिए तो वो यूरेसिल बन जाएगा। प्यूरीन में सिर्फ 2 ही आते हैं, दैट इज एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन का ए, ग्वानिन का जी हो गया। अब आरएनए में यहाँ याद करने वाली बातें हैं। आरएनए में पहली बात तो प्यूरीन जब भी जुड़ेगा वो हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। प्यूरीन जब भी जुड़ेगा पिरिमिडीन से जुड़ेगा, यानी कि एडेनिन जब भी जुड़ेगा तो अभी डिपेंड करता है कि आपके सामने आरएनए है या आपके सामने डीएनए है। मैं एडेनिन हूं और मुझे जुड़ना है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा मैं जुड़ किस में रहा हूं, आरएनए में कि डीएनए में। अगर मेरा आरएनए होगा सामने तो एडेनिन जब भी जुड़ेगा आरएनए में वो किससे जुड़ेगा, यूरेसिल जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और अगर यही डीएनए होगा तो एडेनिन किससे जुड़ जाएगा, मतलब एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है जब आपके पास डीएनए होता है, और एडेनिन यूरेसिल से जुड़ता है जब आपके पास आरएनए होता है, ठीक। तो इनका डबल बॉन्ड हो गया। और कॉमन इनपुट साइटोसिन ग्वानिन से ही जुड़ेगा, चाहे आपके पास आरएनए हो चाहे आपके पास डीएनए हो, वो दोनों में कॉमन है। एडेनिन और थाइमिन में या एडेनिन और यूरेसिल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो डबल होते हैं, लेकिन साइटोसिन और ग्वानिन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ट्रिपल होते हैं। तो पहला फैक्टर आपका यहाँ रेडी हो गया। जो आपको यहाँ याद करना है कि एडेनिन एक तरीके का क्या है, बेस, यूरेसिल एक तरीके का क्या है, बेस। बेस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन। एडेनिन क्या है एक तरीके का, बेस। थाइमिन क्या एक तरीके का, बेस। बेस बेस के बीच में भी कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन। साइटोसिन कौन सा क्या है, बेस। ग्वानिन क्या है, बेस। यानी कि पहला फैक्टर आपका रेडी हो गया कि बेस बेस 2 नाइट्रोजनस के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी वो सारे, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू जैसे देखे हो वो यही पूछेगा कि बेस शुगर के बीच के बॉन्ड का क्या नाम होता है, 2 शुगर के बीच का बॉन्ड का क्या नाम होता है, फॉस्फेट और शुगर के बीच के बॉन्ड का क्या नाम होता है। तो पहला फैक्ट याद कर लो, 2 बेस के बीच के बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन। 2 बेस जब भी जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। समझ आया, उतारना उतार लो। चलो अब देखना, ये राइबोज शुगर हो गया, और इस राइबोज शुगर में आप बेस को ऐड कर रहे हो। ये डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया, इसमें आप बेस ऐड कर रहे हो, तो ये आपका बेस ऐड हो गया। अब समझो, शुगर और बेस इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेम डीऑक्सी राइबोज शुगर और बेस इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो राइबोज और शुगर जब ये आपस में मिलते हैं तो कहलाते हैं राइबो न्यूक्लियोसाइड। सी डीऑक्सी राइबोज और नाइट्रोजनस बेस बनता है तो फिर बनता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। फिर वही प्रॉब्लम इसमें, क्या आगे वाला समझ रहे हो ना, इसमें नया फिर कौन आया, न्यूक्लियोसाइड। सेम इसमें भी वही आया, न्यूक्लियोसाइड। तो समझो न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है, इसमें न्यूक्लियोसाइड में लिखा है एस, एस का मतलब होता है सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है 2, मतलब इसमें सिर्फ 2 ही रहेंगे। यानी जब बेस और शुगर ही होते हैं तो सिर्फ बेस और शुगर के आपस में साथ रहने को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब उनमें फॉस्फेट भी जोड़ दोगे तो हो जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड। यानी कि इसको 2 पार्ट में आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपके पास बेस प्रेजेंट है और आपके पास सिर्फ शुगर प्रेजेंट है तो बेस और शुगर दोनों को आपस में मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब इसको लिखने का 3 तरीका है। पहला, या तो आप बेस, शुगर और प्लस फॉस्फेट तीनों लिखिए, तो जब तीनों को साथ में लिखोगे तब ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियो। एक तो तरीका ये है। कुछ किताबें क्या कर देती हैं, बेस और शुगर को हटा के यहां पर आप क्या लिख सकते हो,
यहां लिख सकते हो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट जोड़ते हो तो ये क्या बन जाएगा, तब भी न्यूक्लियोटाइड। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखना है। तो उतारो इनको भी। देखो न्यूक्लियोसाइड दो तरीके का है, एक है राइबोन्यूक्लियोसाइड, एक है आपका डीऑक्सीराइबो, क्योंकि मैं दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूं। देखो राइबोज शुगर और राइबोज शुगर के साथ अगर बेस, तो शुगर और बेस में जब ऐड होता था तो कौन सा बॉन्ड होता था, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो नाम चेंज होगा, राइबोज शुगर के साथ जब एडेनिन ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं एडिनोसिन। जब राइबोज के साथ ग्वानिन ऐड होता है उसका नाम होता है ग्वानोसिन। जब राइबोज के साथ साइटोसिन ऐड होता है तो उसका होता है साइटिडीन, क्योंकि सिन इसके पास पहले से, तो इसलिए साइटिडिन। और राइबोज के साथ जब यूरेसिल ऐड होता है तो ये जाता है यूरिडीन। सेम काम डीऑक्सी राइबोज के साथ जब एडेनिन ऐड होगा तो डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। तो ये हिस्सा डीएनए का चल रहा है और ये हिस्सा आरएनए का चल रहा है। ठीक, देखो नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। अच्छा न्यूक्लियोटाइड में आपने क्या बोला था, बेस भी रहता है, शुगर भी रहता है और फॉस्फेट भी रहता है। तो देखो ये रहा आपका बेस, ठीक, ये हो गया आपका बेस। उसके बाद ये पूरा इतना हिस्सा, ये सॉरी इंक्लूडिंग दिस CH2 ऑल्सो, ये इतना पूरा हिस्सा आपका क्या हो गया, शुगर। तो बेस हो गया, शुगर हो गया, और ये जितना पीछे हिस्सा बच रहा है इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। तो बेस, शुगर, फॉस्फेट जब तीनों एक साथ अटैच होते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और इसी न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, और फिर ढेर सारा होता है तो लंबी सी चेन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका शुगर, और ये वो पीछे वाला हिस्सा हो गया आपका फॉस्फेट। तो ये पूरा एक क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। सेम ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर सेम ऐसे ही तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की लंबी सी चेन। तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी सी चेन बनती है तो फिर एक उसी लंबी सी चेन को नाम हमने क्या रख दिया है, DNA। समझ आया, क्लियर? बाकी 10 मिनट का और बचा है जो एनसीईआरटी रीडिंग करानी पड़ेगी। एनसीईआरटी ने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, बाकी ये चीजें हो गई, सब याद रखिएगा। और थोड़ा सा हल्का और कराना है, बॉन्डिंग कराना है। जैसे दो हो गया ना, बेस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी आएगा कि फॉस्फेट, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में एस्टर बॉन्ड होता है, तो वो भी कराना है। तो यहीं पे देख लो, जैसे बेस और शुगर इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। और दो बेस के बीच में जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड। शुगर और ये फॉस्फेट, तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम ईस्टर बॉन्ड। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जब समराइज करेंगे कल तो चारों पांचों बॉन्ड का नाम एक जगह आपको लिखवा देंगे ताकि पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, 10 से 15 मिनट का बचा है, बाकी कल आपका फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, क्या डुअल नेचर।